Good morning, all of you. Today we will discuss about the question paper of organic chemistry of BSc first semester of March 2021. जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, कोविड पीरियड के दौरान जो आपका एग्जाम हुआ था, आज हम उसको सोल्व करेंगे। और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो ट्रिकी क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन, उसको तो हम यहाँ पे आपके सामने अभी सोल्व कर देंगे, और जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम आपको लिंक दे देंगे या आपको ये बता देंगे कि वो कंप्लीट हमने कहाँ पे आपको समझा रखा है पहले से। आप वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और फुल लेक्चर आपको उस क्वेश्चन के आंसर का मिल जाएगा। So let's start our today's lecture about the solution of the question paper of March 2020 फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो इसके अंदर देखो, ये बेसिक पैटर्न है जो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके देखो 40 मार्क्स का होता है। इसके अंदर टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। और उसके बाद आपको 4 सेक्शन मिलेंगे फर्दर। हर 2 सेक्शन, जितने भी सेक्शन मिलेंगे, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो ओवरऑल आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क का होता है, जैसे 8 5 जा 40। हर क्वेश्चन के सब पार्ट भी हो सकते हैं ABCD करके, लेकिन ओवरऑल 1 क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है वो आपका 8 मार्क्स का ही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि कंपलसरी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज के स्टेट हक्कल रूल ऑफ द एरोमेटिसिटी। पहले हम आपको ये बता दें कि आपको मिलेगा कहां पे। अगर इसकी फुल डिटेल आपको देखनी है तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, देखो जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाएं, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग का पार्ट नंबर जो 6 है, वहां पे हमने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है हक्कल रूल को। फुल एक्सप्लेनेशन है विद मेनी ऑफ द एग्जांपल। यहाँ पे लेकिन हमें टू द पॉइंट ही बताना है कि व्हाट इज हक्कल रूल। तो हम कहेंगे हक्कल रूल स्टेट्स दैट कि any compound will be stable and aromatic if it contains 4n plus 2 pi electrons and also have cyclic conjugation। प्लस में उसके अंदर क्या हो, साइक्लिक कंजुगेशन हो, तो आप कहते हैं कि वो कंपाउंड बोलो क्या है, एरोमेटिक है, स्टेबल है। तो यही डेफिनेशन थी बोलो किस चीज की, आपकी हक्कल रूल की। साथ के साथ आप यहाँ पे एन की वैल्यू भी पुट करके दिखा देंगे यहाँ पे कि एन की वैल्यू 0 पुट करें, एन की वैल्यू 1 पुट करें, 0 पुट करें तो जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और साइक्लिक कंजुगेशन भी है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। सिमिलरली अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, साइक्लिक कंजुगेशन भी है तो एरोमेटिक है। जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला देखो जिस सिस्टम अगर हम बनाएं तो देखो ये हमने ट्रायंगल टाइप की स्ट्रक्चर बनाई, इसमें डबल बॉन्ड और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, देखो पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, प्लस आपके इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी है क्योंकि कंडीशन क्या थी साइक्लिक कंजुगेशन की कि एनी एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हियर द कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, सो एनी एटम here that atom is the carbon atom which contain positive charge is present alternatively with the double bond। ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है इन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में। चाहे आप इधर से देख लें जिसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, आप इधर से देख लें जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। दोनों डायरेक्शन में आप देखेंगे तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो मीन साइक्लिक कंजुगेशन हो गई और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ही। तो ये एग्जांपल हो गया आपका किस चीज का कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और एन की वैल्यू 1 पुट की तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो सिंपल एग्जांपल जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं दैट इज द बेंजीन रिंग। तो ये आपका बेंजीन रिंग इसका एग्जांपल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने ये भी बता दिया कि फुल एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे से और समझने के लिए आप अपने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट 6 को कंसल्ट करें, आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें। हर क्वेश्चन के बारे में आपको ये साथ के साथ हम बताते रहेंगे। गिव वन एग्जांपल ऑफ द मीजो कंपाउंड। इसके लिए आप स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 5 है आप वहां पे देखें मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन विद मेनी एग्जांपल। वहां पे हमने मीजो कंपाउंड को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, एग्जांपल देना है। तो टार्टेरिक एसिड इसका एग्जांपल होगा, टार्टेरिक एसिड हमने लिख दिया यहाँ पे टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड की स्ट्रक्चर भी आप एग्जाम में ड्रा कर देना। देखो आप 4 कार्बन ले लें, 1 2 3 4। फर्स्ट और एंड कार्बन एटम को आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में लिखेंगे, देखो ऐसे COOH, ये आपकी नंबरिंग भी हो जाएगी। देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर जो मिड कार्बन है कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर भी एक OH ग्रुप लगा दें, 3 के ऊपर भी एक OH लगा दें, बची हुई वैलेंसी 2 और 3 की H से कंप्लीट कर दें। और आपने देखा इस कंपाउंड के अंदर बोलो क्या है, देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा कंपाउंड देखो इसके अंदर कायरल कार्बन एटम 1 है, कायरल कार्बन एटम बोलो क्या है 2 है, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है
और ये दोनों इस टाइप के बीच में मिरर इमेज बन गई कि विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स। तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीसो कंपाउंड। तो मीसो कंपाउंड कैसे होते हैं? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है, देखो ये ऊपर वाला कार्बन एटम नंबर 2, ये कायरल कार्बन एटम है। आप देखें इसके ऊपर 4 ग्रुप, देखो H, OH और CH, और फोर्थ वन बड़ा है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो C2 कार्बन इज द कायरल कार्बन एटम। सिमिलरली C3 कार्बन इज द कायरल कार्बन एटम। देखो एक H है, एक OH है, एक CH है, और ऐसे ही नेक्स्ट ग्रुप जो लगा हुआ है वो आपका बल्कि बड़ा ग्रुप हो गया। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो क्या होगा कि जो C2 कार्बन वो लाइट को कैसे रोटेट करेगा? देखो इस टाइप से रोटेट करेगा। सेकंड, ये इस टाइप से रोटेट करेगा लाइट को। कैसे? ध्यान रखा हमने, देखो कार्बन से कौन अटैच है? C2 से। ऑक्सीजन हायर एटॉमिक नंबर, उसके बाद कार्बन, उसके बाद देखो ये H दिखा, इसलिए हमने इसको दिखाया। बोलो किस डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट करते हुए दिखाया था? देखो इस टाइप से। कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नीचे वाले में देखिए C3 जो कार्बन है उसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ था? देखो यहाँ पे ये OH, फिर कार्बन। तो मींस हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की तरफ देखो हमने ये ड्रा किया कि लाइट को रोटेट करेगा, PPL लाइट को रोटेट करेगा। ये कायरल कार्बन एटम जिसको हमने C3 कहा। तो मींस जो डायरेक्शन है रोटेशन ऑफ PPL की, मींस वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल want to rotate the PPL towards the कौन सी डायरेक्शन बोलो आपने देखा? एंटी क्लॉकवाइज, while the other want to rotate it into the clockwise direction। मींस एक आपको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा। मींस वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल completely cancel out the effect of the other half of the molecule, completely cancel, because these two half are equal, because there is a plane of symmetry। तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीजो कंपाउंड। तो ये मीजो कंपाउंड का एग्जांपल है। फुल डिटेल के लिए और भी अच्छे से फुल और भी एग्जांपल के साथ आप स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट नंबर 5 को कंसल्ट करें। तो ये इसका ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा करके दिखाई। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई सिस आइसोमर हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस आइसोमर इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको भी आपको एक्सप्लेनेशन इसकी देखनी, हमने कंप्लीट दे रखी है स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट नंबर 11 में। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था, वहां पे हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रखा है। देखो कैसे आपको बताया गया था। ये बात है बॉइलिंग पॉइंट की, ध्यान रखिए। दो क्वेश्चन होते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक आपके होता है मेल्टिंग पॉइंट का। सो दैट इज क्वेश्चन अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। आप पजल ना हो कभी भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन में, कई बार स्लाइड डिफरेंस दोनों में आ जाता है। तो देखो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड, इधर हमने एक Cl लगाया, ये दूसरी साइड में भी देखो हमने Cl लगा दिया। These two Cl are present on the same side, so it is the cis isomer। अनदर डायग्राम ड्रा किया C, और देखो इधर मैंने Cl, ये दूसरा Cl हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, और ये H और ये H मींस सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो देखो एक हमने सिस फॉर्म ड्रा कर दी है और दूसरी हमने देखो ट्रांसफॉर्म ड्रा कर दी। वन इज द सिस फॉर्म, अदर वन इज द ट्रांसफॉर्म। कंपाउंड कौन है? देखो अगर नंबरिंग करें, देखो 1 2 तो क्या कहेंगे? 1 2 डाइक्लोरोइथीन। तो ये भी वही है, देखो 1 2 नंबरिंग की, तो 1 2 डाइक्लोरोइथीन, बोथ आर 1 2 डाइक्लोरोइथीन, बट वन इज द सिस फॉर्म, अदर वन इज द ट्रांसफॉर्म। अब बात आ गई बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम कभी भी, क्योंकि लिक्विड का ही बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है, इफ देयर इज ए सब्सटेंस व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट, तभी आप उसको बॉइल करते हैं। सॉलिड होता तो आप उसे मेल्ट कहते हैं, उसको आप मेल्ट करते हैं पहले, तभी वो लिक्विड स्टेट में आता है। मींस बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का देखा जाता है। मींस ये दोनों कंपाउंड, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो अब होगा क्या? अब लिक्विड के अंदर होगा तो क्या होगा? ये जो कंपाउंड है सिस फॉर्म, इसमें आप देखें कार्बन और क्लोरीन में, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, बोलो वो डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट की CCl बॉन्ड की। ऐसे दूसरे की देखो स्लाइड पॉजिटिव और Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या एक जो CCl बॉन्ड है, क्या इस बॉन्ड का मूवमेंट दूसरे बॉन्ड के मूवमेंट को कंप्लीटली कैंसिल कर पा रहे हैं? नो, ये ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो एक ही डायरेक्शन में, देखो ऐसे होगी। मींस इसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसके अंदर हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी। जबकि ट्रांस में देखें, ये देखो कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज C1 को दिखाया, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, देखो ये डायरेक्शन हो गई डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही C2 को देखेंगे, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन हमने दिखा दी दूसरे बॉन्ड की। मींस दीस टू CCl बॉन्ड इन द ट्रांसफॉर्म आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री टू ईच अदर। मींस द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ वन CCl बॉन्ड, एक बॉन्ड की जो बॉन्ड मूवमेंट है CCl बॉन्ड की, द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ वन CCl बॉन्ड विल कंप्लीटली कैंसिल द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड मूवमेंट ऑफ अदर CCl बॉन्ड, सो द नेट डाइपोल मूवमेंट वैल्यू इज 0 हियर। सो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या होती है? 0 होती है। तो ये तो डाइपोल मोमेंट आ गया। अब ये बताएं नेट डाइपोल मोमेंट किस में है? सिस के अंदर तो है, ट्रांस में नहीं। अब देखो मैं क्या करूंगा, आपके जो सिस
और ट्रांसफॉर्म के नीचे देखो मैंने एक मॉलिक्यूल और ड्रा किया, ध्यान देना। देखो ये मैंने दूसरा ट्रांस मॉलिक्यूल देखो मैंने ड्रा कर दिया, एग्जामिनेशन में भी आप ऐसे ही करते हैं। ये ट्रांस मॉलिक्यूल देखो मैंने ड्रा किया, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट 0 ही है। देखो ये ट्रांस, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए देखो ये कंटेनर है हमारे पास, ध्यान देना ये कंटेनर है, देखो कंटेनर मैंने ड्रा कर दिया। अब इस कंटेनर में क्या है, जो ये दो मॉलिक्यूल हैं ये ट्रांस वाले जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 है, इनके बीच के अंदर देखो इसके अंदर जो क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, नहीं, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 है। तो यानी जो आपके ये ट्रांसफॉर्म वाले दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कम होगी। जबकि हम ये दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, देखो वी हैव नाउ द अनदर कंटेनर, देखो ये हमने दूसरा कंटेनर ले लिया, देखो साइड में मैंने ड्रा कर दिया, और इसके अंदर ये दूसरा मॉलिक्यूल भी देखो मैंने दिखा दिया, सिस, ये Cl लगाया, ये Cl देखो सिस का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर सारे कौन है, सिस मॉलिक्यूल ही तो है, देखो ये भी सिस है, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मींस नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है। तो मींस सिस के मॉलिक्यूलों के बीच में देखो ऐसे इनके बीच में होगी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। there is a very strong dipole dipole interaction in between these cis isomers, while there is very weak van der Waals force of attraction, there is no dipole dipole interaction in between the trans molecule। तो क्योंकि सिस और सिस के बीच में स्ट्रॉन्ग आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, तो देखो इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट apart these cis molecules। जो cis molecule हम इनको दूर करने के लिए more heat is required, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देने का मतलब, बॉयल का मतलब क्या होता है, बॉयल का मतलब होता है मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना। मींस ये जो पहला कंटेनर है जिसमें सिस मॉलिक्यूल है, सिस के बीच की अट्रैक्शन को ब्रेक करें ताकि वो दूर हो जाए, वेपर स्टेट में चले जाएं, उसी को तो बॉयल करना कहते हैं। तो मींस यहाँ पे इसको बॉयल करने के लिए एक सिस को दूसरे सिस से दूर करने के लिए, इनको वेपर स्टेट में पहुंचाने के लिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और ट्रांस में देखें तो क्योंकि वहां पे तो देखो नेट डाइपोल मोमेंट 0 थी, वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं थी, तो सिंपल होगा कौन सी अट्रैक्शन जो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच हो सकती है, दैट इज अ वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है बोलो ये कैसी, दैट इज अ वीक वंडर वाल बॉन्ड, वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपके ट्रांस और ट्रांस के बीच में। सो लेस हीट इज रिक्वायर्ड। अब इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, देखो इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए लेस हीट इज रिक्वायर्ड, कम हीट देनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मींस थोड़ी सी हीट दी और ट्रांस मॉलिक्यूल दूसरे ट्रांस से दूर हो गया, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो गया, इजीली गैस स्टेट में चला गया, तो मींस जो ट्रांस आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाई द सिस आइसोमर हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस आइसोमर इन देयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस टाइप से आप इसका जवाब दे देते हैं। इन ए वेरी ब्रीफ आपको एग्जाम में लिखना होता है। सबसे पहले देखो ये दो कंटेनर मैंने बनाए, आप डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो, और फिर आप सिंपल सा एक जवाब दे देना। देखो ये डायग्राम बनाए और फिर आप क्या लिख देंगे कि in the cis isomer there is net value of dipole moment, so there will be strong dipole dipole interaction, so more heat is required to break the strong dipole dipole interaction, while in case of the trans the net value of dipole moment is 0, so there will be only weak van der Waals force of attraction between the trans molecules, so less heat is required to break that weak van der Waals force of attraction, hence the boiling point of the cis isomer is higher than the trans isomer। तो इस टाइप से आप इसका जवाब दे देंगे। तो ये सी पार्ट आपने देखा, और इसकी फुल डिटेल आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 11 के अंदर भी है, वहां पर भी हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो जो डी पार्ट है, व्हाट आर इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स इन साइक्लोहेक्सेन। तो इक्विटोरियल हाइड्रोजन को डिफाइन करने के लिए फुल जो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे, तो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर फुल लेक्चर हमने दे रखा है स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट नंबर 13 के अंदर। तो पार्ट नंबर 13 को आप अच्छे से देख सकते हैं, वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और भी डिफरेंट टाइप के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये तो बाई चांस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया, जरूरी थोड़ी ना कि आपसे नेक्स्ट एग्जाम में यही पूछें। वहां पे डिफाइन इक्विटोरियल हाइड्रोजन की बजाय डिफाइन एक्सियल हाइड्रोजन पूछ लें, या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करवा लें, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो मींस ये इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल जाएगा, और साथ के साथ आप देख सकते हैं और भी रिलेटेड क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट नंबर 13 के अंदर साइक्लोहेक्सेन की कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। फिर भी हम आपको बता दें, देखो ये चेयर फॉर्म हम ड्रा करते हैं, देखो इस टाइप से, दैट इज द चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की, और इसमें हम शो करते हैं कि जो फार्मूला है इसका क्या है, C6H12 होता है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला। अगर सिंपली आप ड्रा करते थे तो इस टाइप से आप ड्रा करते हैं। देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, हर कार्बन के ऊपर देखो 2 हाइड्रोजन होते हैं, हर कार्बन की आप वैलेंसी देख सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये C6H12 हो गया, देखो इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें
ये चेयर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बोट फॉर्म में भी, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, मोस्ट स्टेबल इज द चेयर फॉर्म, जिसमें कोई भी आपकी स्ट्रेन नहीं होती, ऑल एंगल आर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो 12 हाइड्रोजन वो कैसे प्रेजेंट है? 6 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, वो तो कहलाते हैं आपके कौन? एक्सियल हाइड्रोजन। देखो जो हम शो करें, देखो वन इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, अदर इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, मींस दीज एक्सियल हाइड्रोजन आर दोस हाइड्रोजन व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन एंड दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली। देखो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये एच ए लिख दिया, देखो मैंने ऐसे एच ए है देखो यहाँ पे। नेक्स्ट ये बिलो दी था, तो नेक्स्ट कहां पे आएगा बोलो? अबव द प्लेन, ये भी आपका एक्सियल ही हाइड्रोजन है। उसके बाद बिलो द प्लेन नेक्स्ट पे, ये भी आपका एक्सियल हाइड्रोजन है। उसके बाद अबो द प्लेन, ये भी आपका एक्सियल हाइड्रोजन है। उसके बाद बिलो द प्लेन, ये भी आपका एक्सियल हाइड्रोजन। आपने देखा एक्सियल हाइड्रोजन 6 है। अब इक्वेटोरियल विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो यही डेफिनेशन होगी व्हाट आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अब उनको कैसे शो करें? यानी जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, देखो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर या बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आप ड्रा कर देते हैं, वो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। जो थोड़ी स्लांटिंग फॉर्म में, देखो ऐसे ऐसे दिखा दें, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे ना हो, वो आपके इक्वल हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन होती है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो अब देखो ये मैंने क्या है, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर, स्ट्रेट है नीचे? नो, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेटोरियल। तो एच लिख दिया मैंने, दैट इज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और इस टाइप से ये लिखें ताकि देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ कोई एंगल है, थोड़ी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे ताकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन के दौरान। तो डेफिनेशन क्या हुई इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की? द हाइड्रोजन व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और ये साइक्लोहेक्सेन की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, ऐसे ही हर एक के ऊपर दिखा देंगे। देखो नेक्स्ट इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, उसके बाद और नेक्स्ट को दिखा देंगे, नेक्स्ट इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, अगले को दिखा देंगे, अगले कार्बन इक्वेटोरियल, दैट इज द इक्वेटोरियल। ठीक हो गया, इस टाइप से दैट इज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। ये क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन द साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की हमने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि द हाइड्रोजन व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और डायग्राम भी हमने ड्रा कर दिया, साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने ड्रा किया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, पार्ट नंबर ई पे चलते हैं। इसके बाद व्हाट आर नाइट्रीन्स। देखो ये जो नाइट्रीन है, इसके ऊपर भी फुल हमने लेक्चर दे रखा आपको, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट नंबर 10 देखें आप, तो वहां पे कंप्लीट जो फुल लेक्चर मिलेगा वो नाइट्रीन के बारे में होगा। व्हाट आर नाइट्रीन, व्हाट आर देयर टाइप्स, हाउ द नाइट्रीन कैन बी फॉर्म्ड, उसकी फॉर्मेशन, उसकी रिएक्शन, एवरीथिंग will be in that part number 10 of the mechanism of organic reaction। तो नाइट्रीन क्या होती है? नाइट्रीन कोई और नहीं, दे आर दी मोनोवेलेंट स्पीसीज। देखो कुछ इस टाइप से, ये आर लिख देंगे, इधर एन लिख देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, उसके बाद देखो ये क्या दिखा दी हमने, लोन पेयर आप शो कर देते हैं। नाइट्रीन ये भी हो सकता है, साथ के साथ देखो ये भी नाइट्रीन हो सकता है। आर एन एक लोन पेयर रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स आप अनपेड स्टेट में दिखाएंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपने देखा, देखो बड़े ध्यान से देखें कि नाइट्रोजन के पास अगर आप इस स्टेट को दिखाएं जिसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पेड स्टेट में है देखो इकट्ठे, यहाँ पे तीनों आपकी अनपेड स्टेट में है, देखो तीनों अनपेड स्टेट के अंदर है, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर है। तो इनको कहें क्या? जैसे आपने कार्बिन के बारे में पढ़ा था, ऐसे नाइट्रीन भी है। नाइट्रीन ने एक ही बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, सो दैट कॉल्ड एज अ मोनोवेलेंट स्पीसी। कोई चार्ज नहीं है नाइट्रोजन पे, सो दैट इज अ न्यूट्रल स्पीसी। So the monovalent, neutral, reactive, unstable species which are formed during the reaction are called as the nitrines। उन्हें आप नाइट्रीन कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, जैसे इसके अंदर आपको दिखाई दिया, देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, ये तो 0 हो गया ना यहाँ पे, तो ये प्लस हाफ, तो फार्मूला वही मल्टीप्लिसिटी निकालने का कि 2s+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे s की वैल्यू देखो हाफ हो जाएगी, प्लस में ये अपने 1 लिख दिया देखो यहाँ पे, तो बोलो आपका आंसर क्या आएगा? ये कट गया यहाँ पे, और कटने के बाद 1 सेकेंड रुकना, इस चीज को मैं थोड़ा एक बार करेक्ट करके लिखूं, जस्ट ए मिनट। एक बच्चे ने अभी चैट बॉक्स में लिखा है कि सर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, मैंने जानबूझ के लिखा था ये, सिर्फ आप लोगों को चेकआउट करने के लिए कि आपका पूरा ध्यान है या नहीं। तो कहीं आप सो तो नहीं गए? तो मीन्स आप बड़े ध्यान से देखें, मैं फिर से लिखता हूं, देखो ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्ग्रेगेशन ना भूलें नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन की कॉन्ग्रेगेशन है 1s2 2s2 2p3, मीन्स इसकी जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप देखें जो पहली, देखो ये स्ट्रक्चर नंबर, देखो मैंने 1 जो ड्रा कर दी नाइट्रीन के बारे में, देखो स्ट्रक्चर 1, आप इसकी वैलेंस शेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो आर और एन के बीच इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक आर का, देखो ये ऐसे
हाइड्रोजन का 1 हो गया। इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे दिखा दिए, 1 2 और 1 कितने हो गए 3, और एक ऊपर हमने शो कर दिया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, देखो वो लोन पेयर की फॉर्म में ही, देखो ये तो हो गए 5। तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने ये। अब सेकंड स्ट्रक्चर को अब देखते हैं हम, स्ट्रक्चर नंबर 2, देखो यहाँ पे इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, फिर उसी टाइप से आर एन के बीच के बॉन्ड, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए, देखो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हमने दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ऊपर दिखा दिए हमने, देखो 1 ये 2, बोलो कितने हो गए 2 और 1 3, एक तो बॉन्ड के अंदर और 2 ऊपर दिखाए 3, और अब इसके बाद कितने बच गए बेटा, ये 2 ही तो दिखाने थे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंशियल में, देखो ये हमने ड्रा कर दिया यहाँ पे, अब बिल्कुल ठीक बन गया। तो बेटा ऐसे ही सभी बच्चे ध्यान रखें। अब आपका फॉर्मूला है मल्टीप्लिसिटी निकालने का 2s+1, अगर आप इसको ध्यान रखें तो आप फर्स्ट केस में देखें स्ट्रक्चर 1 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड स्टेट, सो द नेट वैल्यू ऑफ स्पिन इज 0, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1 इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा 1, सो दैट इज कॉल्ड एज द सिंगलेट नाइट्रीन। तो ये तो आपका सिंगलेट नाइट्रीन की स्ट्रक्चर है जो पहले वाली हमने बनाई। स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पेड स्टेट में, 2 अनपेड है, देखो ये भी अनपेड ये भी अनपेड, प्लस ऑफ 1 हो गया, प्लस में 1 इज इक्वल टू 3, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट नाइट्रीन। जैसे आपने कार्बिन के बारे में देखा था, ऐसे नाइट्रीन भी 2 टाइप होती है इसकी, सिंगलेट नाइट्रीन एंड द ट्रिपलेट नाइट्रीन। सो व्हाट आर नाइट्रीन्स, द मोनोवेलेंट, आप ध्यान से देखें नाइट्रोजन ने एक आर के साथ ही बॉन्ड बना रखा है, सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, सो दीज आर दी मोनोवेलेंट स्पीसी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, एक बॉन्ड बनाना मींस वैलेंसी 1, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं, तो ये मोनोवेलेंट है यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रीन्स क्या है, मोनोवेलेंट। सो द मोनोवेलेंट आपकी न्यूट्रल भी है, कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल, द न्यूट्रल मोनोवेलेंट रिएक्टिव लो हाफ लाइफ रिएक्टिव स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एज द नाइट्रीन्स। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ये कौन होते हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पार्ट ई के बारे में भी हमने बता दिया। इसको कंप्लीट डिटेल और देखनी हो तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 10 को आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट, ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन चला हुआ है। तो एफ पार्ट में गिव वन एग्जांपल ऑफ द कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, जिसमें कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट आपको दिखती हो, ऐसा कोई भी एक एग्जांपल ले ले। देखो वो कैसे आप ले सकते, बड़े ध्यान से देखना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कभी बताया था कि अगर आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन चल रही है और उसमें आप प्रोपाइल क्लोराइड ले लें, ध्यान से देखना बेटा, देखो प्रोपाइल क्लोराइड, और ये रिएक्शन किसकी हम ले रहे हैं बेटा, देखो ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर हमने क्या डाल दिया, यही प्रोपाइल क्लोराइड लिख दिया, देखो ऐसे CH3 CH2 CH2 Cl और एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया मैंने, एनहाइड्रस AlCl3। और फिर हमने कहा कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन स्टडी करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो वो कैसे होगा वो आप देखें। हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, AlCl3 एनहाइड्रस, क्योंकि ल्यूइस एसिड है, दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl को विद इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, देखो जो कार्बोकेटायन बनेगा, देखो वो कौन बनेगा, यहाँ पे ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH2, देखो इसको मैंने जानबूझ के खोल के लिख दिया, और ये CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो मींस वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, सो इट इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन। देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, और आप ये पढ़ चुके हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है, उससे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखें वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो जिस उसका जो एडजेसेंट, उसका जो नेबरिंग कार्बन है उसके बारे में देखें, उसकी डिग्री चेक करें। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द दैट नेक्स्ट एडजेसेंट नेबरिंग कार्बन एटम, देयर डिग्री इज 2, दैट इज 2 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री कार्बन है, देखो यहाँ पे, और ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो इट मींस अगर नेबरिंग कार्बन आपका उससे हायर डिग्री का है, जैसे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसका नेबरिंग कार्बन हायर डिग्री का है, 2 डिग्री का है, सो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। मींस ये जो सेकेंडरी कार्बन है इसके जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मींस हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये इस कार्बन के पास देखो चला जाएगा, H नेगेटिव शिफ्ट इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड शिफ्ट। देखो H पॉजिटिव आयन को कहते हैं प्रोटॉन, H नेगेटिव को कहते हैं हाइड्राइड, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ये शिफ्टिंग हुई, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH, इस कार्बन के ऊपर अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन H लेके चला गया, और नेक्स्ट जो CH2 पॉजिटिव था उसके ऊपर बोलो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के साथ जाके उसने नया बॉन्ड बना लिया, ये CH3 बन गया। नाउ दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देखो दैट इज कॉल्ड एज द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं,
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कहाँ पे मिलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट नंबर 6 के अंदर, देखो मैंने लिख भी दिया है। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट नंबर 6 को आप स्टडी करें जाके, वहां पे आपको एक दो नहीं काफी सारे एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं जिनके अंदर हमने कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें से एक एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे बता दिया, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि स्टेट रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल इन द एल्केन्स। एल्केन के अंदर रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल को एक्सप्लेन करें। तो रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल देखो बड़े जैसे नाम से इसको पता चलता है, लेकिन ये हमें मिलेगा कहाँ पे, पहले आपको वो बता दें। एल्केन्स पार्ट नंबर 6, एल्केन पार्ट नंबर 6 का वीडियो लेक्चर आप देखें, वहां पे हमने जो आपका रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल है विद मेनी एग्जांपल वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे तो सिंपल क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम इन ब्रीफ आपको बता दें कि इट स्टेट्स दैट द स्पीसीज व्हिच इज मोर रिएक्टिव will be less selective and vice versa. That is the definition of reactivity selectivity rule. तो जब हम रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एल्केन ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2, और देखो ये CH3 हमने ले लिया, हम इसके अंदर क्लोरीनेशन कर दें या इसी सेम के अंदर हम ब्रोमिनेशन कर दें, देखो इस टाइप से, तो मीन सब क्या होगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव आप बताएं। देखो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमीन, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये लेस सिलेक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, कम। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है तो इसलिए वो क्या होगा, मोर सिलेक्टिव होगा, दैट विल बी मोर सिलेक्टिव। और आगे प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। प्रोडक्ट बनने के चांस देखो अलग अलग होंगे, क्योंकि जो हमने प्रोपेन लिया इसके अंदर 2 टाइप के हाइड्रोजन है। देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये 2 डिग्री कार्बन, तो इसके 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन है। तो इट मीन 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। जब क्लोरीनेशन करेंगे या तो 1 डिग्री वाला H हटेगा, देखो 1 डिग्री वाला अगर H हटा दें हम एक, देखो ये स्टेप से 1 डिग्री वाला H हटा के, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है। या 2 डिग्री वाला हटा देंगे तो दूसरा प्रोडक्ट में देखो क्या बन सकता है, CH3CH, देखो ये हटके आपका 2 क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है। तो मीन्स क्लोरीनेशन करेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन 2 प्रोडक्ट में से कौन कितनी अमाउंट में बनेगा, किसकी क्या होगी यील्ड, वो हम एक्सप्लेन करते हैं इसी प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर, जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल। यहाँ पे 2 चीजें देखी जाती हैं, वन इज द रिएक्टिविटी, अदर वन इज द सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मींस अगर आप देखें, अगर आप संख्या देखें, देखो ये प्राइमरी जो हाइड्रोजन है बोलो कितने हैं, दीज आर 6 नंबर, इनकी संख्या ज्यादा है, दीज आर 6 नंबर, ये संख्या में 6। देखो 3 एक साइड में, 3 दूसरे कॉर्नर पे। अगर आप देखें सेकेंडरी, दीज आर 2 इन नंबर, दीज आर 2 इन नंबर, ये संख्या में 2 है। लेकिन आपके जो सेकेंडरी आपके हाइड्रोजन होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव। देखो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन की, लेकिन वो संख्या में कम है, उनकी सिलेक्टिविटी कम है। अब आगे बात समझ में, तो मींस इसका फुल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं एल्केन पार्ट नंबर 6 के अंदर, वहां पे हमने यील्ड भी निकाल के दिखा रखी है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि स्टेट रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल के अंदर के इट स्टेट्स दैट द स्पीसीज व्हिच इज मोर रिएक्टिव विल बी लेस सिलेक्टिव एंड वाइस वर्सा, इज कॉल्ड एज द रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल। और उसके बाद आप अपने एग्जांपल दे देंगे एक दो, विद यील्ड लिख देना, डायरेक्ट आप उसको क्रैम कर लेना यील्ड जो आती है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये 1 ही मार्क का क्वेश्चन है। तो इसी बेसिस के ऊपर हमने कहा कि आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देनी होती। वो जब आप आंसर लिखते हैं तो उसी दौरान हम कहते हैं कि इतना लिखे। नेक्स्ट आ जाता है अगला पार्ट नंबर H, व्हाट इज ब्लैंक रूल। ब्लैंक रूल के जो साइक्लो एल्केन हमने आपको पढ़ाया उसके पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने ब्लैंक रूल को एक्सप्लेन कर रखा है। इसके कुछ पॉइंट थे, देखो एक पॉइंट क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बन, कार्बन के ऊपर इधर हमने CH ग्रुप लगा दिया, इस कार्बन के ऊपर भी देखो मैंने COH ग्रुप लगा दिया। आप इसको नंबरिंग करें 1 2 3 कहते हैं, तो ये है 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे मान लीजिए CH2 ही है। तो अब क्या होगा, तो ये रूल नंबर 1 था आपके ब्लैंक रूल का। ब्लैंक रूल के कुछ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो द डीकार्बोक्सिलेशन, अंडरगो द डीकार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ से किसी भी एक COH के अंदर से CO2 निकल गई तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा CH देखो मेंटेन रहेगा टू गिव द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज द पॉइंट नंबर 1, मींस 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड on heating undergo decarboxylation to give the monocarboxylic acid. That is the point number 1 of the blank rule. अगर आप सेकंड रूल देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने 1,3 लिया था, फिर नेक्स्ट आ जाता 1,4 या 1,5 आप ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये ले लिया, देखो ये 1,5 हम ले लेते हैं, देखो इस टाइप से।
देखो ये हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जब हम इनको हीट करते हैं, दैट इज बोलो कौन, ये तो है 1 2 3 4 एंड देखो 5, ये आपका 1,5 डाइकार्बोक्सिल मींस 1,4 ले लें चाहे 1,5 ले लें, 1,4 एंड द 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इस टाइप से देखो वाटर निकल जाएगा और आपके एनहाइड्राइड प्रोड्यूस हो जाएंगे। देखो इस टाइप से CH2, ये CH2 देखो एज सच, ये CH2 देखो एज सच, और यहाँ पे बोलो कौन बन गया, बच गया ये C डबल बॉन्ड O, इस O के ऊपर से देखो H हट गया था, नीचे एक बोलो कौन बच गया, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप बच गया, क्योंकि इस कार्बन से OH निकल गया तो ये न्यू बॉन्ड देखो फॉर्मेशन होगी, देखो ये न्यू बॉन्ड बन गया। एनहाइड्राइड है, देखो ये कौन सा ग्रुप बच गया, बोलो यहाँ पे एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से वाटर निकला है तब बनने वाली चीज को एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मींस लॉस ऑफ वाटर, तो मींस एनहाइड्राइड कहलाता है, एसिड एनहाइड्राइड आप इन्हें कहेंगे यहाँ पे। तो मींस ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 ये हमने देखा, देखो फिर से बता दे, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, while the 1,4 and the 1,5 dicarboxylic acid on strong heating undergo the dehydration reaction to give the anhydride, हमें एनहाइड्राइड मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, देखो पॉइंट नंबर 3 और लिख देते हैं आपके सामने, देखो 2 को ही मैं क्लियर कर देता हूं, यहीं पे हम पॉइंट नंबर 3 बता देते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोलो क्या, इसके बाद 1,4 1,5 हो गया, 1,6 और 1,7, 1,6 और बोलो क्या 1,7, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दे ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दे ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देखो मैंने आगे ले लिया फर्दर, देखो इस टाइप से बना दिया, ये CH2, यहाँ पे भी देखो CH2, ये मैंने CH2 ले लिया, बोलो ये कौन है, 1 2 3 ये 4 ये 5, 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7 ले लिया हमने 7, तो 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, इसमें अंडरगो डिहाइड्रेशन भी होगी प्लस डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाती है, तो दे गिव द साइक्लिक कीटोन, तो हमें साइक्लिक कीटोन मिल जाते हैं। देखो ये 4 वाला मैंने CH2 सबसे पहले लिखा, उसके बाद ये CH2, ये दोनों साइड का CH2, देखो उस एंड से देखा ये CH2 ये CH2, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बच गया, कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये यहाँ से जो दूसरा है C2 जो कार्बन, देखो यहाँ से बॉन्ड कंप्लीट क्लीव हो गया था, CO2 निकल गया, तो नया बॉन्ड देखो बन गया। नाउ दीज आर दी साइक्लिक कीटोन्स, बोलो कौन मिले हमें, साइक्लिक कीटोन्स, और इससे भी जो हायर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते दे रिमेन अनअफेक्टेड, वो आपके अनअफेक्टेड रह जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट है आपके ब्लैंक रूल के, ये एग्जाम में इस टाइप से पूछे तो आप लिख देंगे, रिएक्शन भी लिख देंगे और इन सारे पॉइंटों को जल्दी जल्दी फास्ट आप लिख देते हैं। साइक्लोएल्केन पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है, आप और कोरिलेटेड क्वेश्चन भी वहां से डिस्कस कर सकते हैं, क्या अब तक एग्जाम में कोई और आ जाए। इसके बाद अब जो बड़े क्वेश्चन है, ये हमने स्मॉल क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं, लेकिन जो जितने ज्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम डायरेक्ट ही बता देंगे कि आप उस पार्ट के अंदर वहां पे जाके उनको स्टडी कर लें अच्छे से। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। मैक्सिमम देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इंक्लूजन कंपाउंड, इसको देखने के लिए आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट नंबर 13 के अंदर इंक्लूजन कंपाउंड एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, वो कौन कौन से और डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड कौन है, क्लैथरेट्स क्या है, आप साइड बाय साइड उनको भी स्टडी कर लेना, क्या पता इस एग्जाम में इंक्लूजन कंपाउंड आए, नेक्स्ट टाइम में आपके क्लैथरेट्स आ जाए। नेक्स्ट है वंडरवाल इंटरेक्शन, तो वंडरवाल इंटरेक्शन के लिए आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट नंबर 1 को देखें, वहां पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं उनको एक्सप्लेन कर रखा है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो क्या है, वो आपकी वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी हो सकती है, लंदन फोर्सेस हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का देखो बी पार्ट देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट नंबर 1 में कंप्लीटली डिटेल वहां पे जाके देख लें। इतना जरूर बता देते हैं कि इन बिटवीन अगर हो तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मींस विद इन ए मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास एल्कोहल मॉलिक्यूल है, देखो 1 एल्कोहल हमने ये लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आर को नीचे लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे H लिख देते हैं, HOR, ऐसे दोबारा से HOR। तो देखो डिफरेंट एल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में बना हुआ बॉन्ड है, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, सो कॉल्ड एज द इंटर इन बिटवीन। अगर हम कुछ इस टाइप से दिखा दें कि एक बेंजीन रिंग ले लें, 2 ग्रुप को ऑर्थो टू ईच अदर लगा दें, देखो इस टाइप से COOH, और इधर से हमने OH ले लिया, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है दैट इज द इंटरा विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन। यहाँ पे आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ले ले, चाहे यहाँ पे CH ग्रुप की बजाय बोलो क्या लगा दें, आप NO2 ग्रुप भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, देखो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बन जाएगी यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर। तो मीन्स ये आपका कहलाता है इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल बने दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर C को अब हम देखें।
आप अपनी फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना। सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ साथ के साथ कि कौन से पार्ट के अंदर वो फुल एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन ब्रीफ हम बताएंगे अब आगे जितने भी और क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सारे लेंथी क्वेश्चन आए, कोई छोटा होगा तो साथ के साथ। अब नेक्स्ट है हमारा वाई विनाइल एंड एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन द एल्काइल हैलाइड। देखो अगर आप देखें विनाइल की स्ट्रक्चर तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है, इसके ऊपर Cl लगा दिया। जो Cl के ऊपर लोन पेयर है दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद द डबल बॉन्ड, सो दे गेट इन्वॉल्वड इन द बोलो क्या रेजोनेंस। सो नाउ देयर बिकम्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली अगर आप एराइल हैलाइड में देखें, देखो बेंजीन रिंग हमने लगा दिया, देखो इस टाइप से, इसके ऊपर देखो Cl, उसी टाइप से Cl के जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो देन गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, तो C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दैट डबल बॉन्ड व्हाइल इन केस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में देखिए कार्बन Cl और यहाँ पे देखो एक H, ये H, ये एक H, सिंपल से सिंपल एल्काइल हैलाइड हमने लिया, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। वो तो वहां पे भी है, कभी आप सोचे सर आपने दिखाया नहीं, वहां पे भी है स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, लेकिन वहां पे क्लोरीन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पे भी क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है लेकिन वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे नहीं। तो ड्यू टू द absence of the resonance in alkyl halide there is a single bond character, तो इसलिए जो Cl बॉन्ड दैट विल ब्रेक इजीली, Cl नेगेटिव इजीली लॉस हो सकता है यहाँ से, इजीली न्यूक्लियोफाइल देखो बाहर से अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे इस कार्बन के ऊपर, तो इनकमिंग न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और इस टाइप से ये रिएक्शन इजीली चल सकती है एल्काइल हैलाइड में। सो एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो विनाइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड है दे आर लेस रिएक्टिव, कि due to the resonance there becomes a double bond character between the carbon and Cl, and now there becomes a double bond character, so it is not easy to break that double bond character, इसलिए उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। तो ये तो हम रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर बताते हैं। दूसरा तरीका और भी है देखो इस चीज को एक्सप्लेन करने का, जो आमतौर पे हम बताते हैं, देखो वो तरीका दूसरा क्या है, देखो वो ये है कि देखो अगर आप इनमें देखते हैं किसके अंदर, विनाइल के अंदर या एराइल के अंदर, तो बड़े ध्यान से देखें ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है जिसके ऊपर Cl है, सो दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ऐसे ही ये आपके एराइल हैलाइड में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। मोर मेनी कहने का मतलब इसके अंदर 33% एस करेक्टर होता है, जबकि आपके जो एल्काइल हैलाइड है उसमें आप देखेंगे तो जो कार्बन है जिसपे Cl है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, चारों सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के चारों तरफ, एल्काइल हैलाइड में आप देखें all the bonds are sigma bond, देखो 4 सिग्मा हो गए, देखो 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा sp3, मतलब इसके अंदर 25% एस करेक्टर। कई बार बच्चे भूल जाते हैं 25 कैसे निकाला, देखो जैसे sp3 बताया तो s कितने इसमें, s इसमें 1 है, टोटल कितने ऑर्बिटल है 4, 3 तो p है, 1 s है तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ गया 25। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने sp2 लिखा तो sp2 में s कितना है, s तो 1 ही है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2 p है, एक s है तो 3 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस टाइप से आप निकाल देते 33% एस करेक्टर है इसमें। तो मोर द एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपके जो विनाइल हैलाइड है, जो एराइल हैलाइड है, उसमें जो एक कार्बन है जिसके ऊपर Cl अटैच है, sp2 जो कार्बन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दैट इज मोर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए ये क्या करेगा, जो CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, स्ट्रॉन्गली बाउंड करे रखेगा, Cl को स्ट्रॉन्गली अपने पास अट्रैक्ट किए रखेगा, तो मींस दैट CCl बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इन केस ऑफ द एल्काइल हैलाइड, वहां पे CCl बॉन्ड वीकर है, क्योंकि वहां पे जो कार्बन जो Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 25% एस करेक्टर है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो विनाइल हैलाइड होते हैं और एराइल हैलाइड होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद अगर इसकी और भी एक्सप्लेनेशन देखनी हो, इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो देखो मैंने लिख भी दिया स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट नंबर 3, और भी अच्छे से आपको देखना है तो एल्काइल हैलाइड वाले वीडियो लेक्चर देखना बेटा, और पार्ट नंबर 4, उसमें ये नहीं बिल्कुल इसी टाइप के और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, वहां पे कोई और भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एल्काइल हैलाइड, मेनली एल्काइल हैलाइड, आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट नंबर 3 में, वहां पे तो हमने एक ही एग्जांपल ले रखा है, लेकिन एल्काइल हैलाइड पार्ट नंबर 4 को आप देखना, वहां पे हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल ले रखे हैं इसी बेसिस के ऊपर, तो उनमें से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। तो अब की बार ये आ गया, अगली बार कोई और आ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे
Question number 3, define enantiomer, define axis of symmetry, define resolution, define external or the internal compensation. तो ये भी आपके जो क्वेश्चन है हम बता दें, स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 5 में आपको एनेंशियोमर की डेफिनेशन मिल जाएगी वहां पे। एनेंशियोमर कौन है? सबसे पहले इसमें ये जरूरी होता है कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास कायरल कार्बन एटम हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लीजिए मैंने लैक्टिक एसिड लिख दूं, देखो ऐसे, ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन लिख दिया, ये द प्लेन ऑफ पेपर लिख दिया, एक साइड में मैंने OH दिखा दिया, इधर मान लीजिए COH दिखा दिया, यहाँ पे HODCH3 लैक्टिक एसिड है। तो इसके अंदर कायरल कार्बन एटम है, बीच में ये देखो मैंने मिरर रख दिया। अब इसकी मिरर इमेज हम देखेंगे, ये कार्बन देखो नजदीक वाली चीज नजदीक दिखाई दे जाती है, और अबोव द प्लेन वाली अबोव द प्लेन रहेगी चीज, बिलो द प्लेन वाली चीज बिलो द प्लेन रहेगी, इन द प्लेन देखो दूर वाली चीज दूर, देखो CH3 दूर था तो अब दूर दिखाया। तो मीन्स ये जो दो कंपाउंड है, अब एक कंपाउंड को किसी भी, देखो इसको आप उठाएं और इसकी मिरर इमेज के ऊपर उठा के देखो यूं का यूं रख दे बिना बदले, तो क्या होगा? देखो इस COOH के ऊपर कौन आएगा? देखो ये CH3 आएगा यहाँ पे, बोलो कौन आएगा? इसको उठा के रखेंगे, ये CH3 आएगा CH के ऊपर। तो मीन्स क्या, एक दूसरे को इन्होंने कवर अप कर लिया, एक दूसरे की मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। सो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, जिनके अंदर कायरल कार्बन एटम होता है, वो कहलाते हैं आपके एनेंशियोमर्स। बोलो क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर कहलाते हैं। एंड दे डिफर, the pair of compound which form the non-superimposable mirror image of each other but differ from each other in their behavior towards the plane polarized light are called as the enantiomer। आप उन्हें enantiomer कहते हैं। मान लीजिए इन दोनों में से एक कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मान लीजिए इसको मैंने D लिख दिया, तो दूसरा L होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहले वाला L है तो दूसरे वाला बोलो कौन होगा? जो इसकी मिरर इमेज है वो डेक्स्ट्रो होगी। मींस इफ वन ऑफ द आइसोमर, वन ऑफ द एनेंशियोमेरिक फॉर्म इज डेक्स्ट्रो, देन अदर वन विल बी द लिवियो एंड वाइस वर्सा। तो मींस ये कहलाते हैं आपके एनेंशियोमर्स। बोलो क्या कहलाए? आपके एनेंशियोमर। एग्जांपल हमने आपके सामने ड्रा कर दिया। इसके बाद हम पार्ट नंबर B की तरफ चलते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? तो अब ध्यान से देखें, ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 2, स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 2 है। वहां पे हमने बेसिक कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स उनको एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ रूल है, कुछ लॉज हैं, तो वो भी हमने वहां पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो वहां पे आप ये कंप्लीट देखना, डिफाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री, डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री, डिफाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो आखिर इनकी देखो सेंस क्या? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे देखो CO2 की स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं आपके लिए, बड़े ध्यान से देखना। और ये हमारे पास एक एक्सिस है, देखो इस एक्सिस के ऊपर देखो आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। देखो क्या हुआ, क्योंकि ये इसके अंदर ये एंगल 180 डिग्री का है, बड़े ध्यान से देखना। अगर आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर देते हैं, देखो 180 डिग्री पे, तो क्या होगा बेटा? ये मान लीजिए इधर वाले को O1 कहते हैं, इसको O2 कहते हैं। तो आप देखें C डबल बॉन्ड O, इधर O1 आ गया, ये डबल बॉन्ड O, इधर O2 आ गया। लेकिन है तो एक ही जैसे ना, बिल्कुल एक जैसी स्ट्रक्चर है बिल्कुल। तो मीन्स आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वहां से कितने डिग्री के ऊपर हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें कि हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? देखो ओवरऑल जो रोटेशन है वो तो आपकी 360 के ऊपर, तो यही चीज दोबारा है हमें मिलेगी ही, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट एंगल कितने हैं जिसके ऊपर हमें मिल जाए? 180 की तो ये चीज मिल गई, दोबारा से 180 की तो ये फिर से चीज मिल गई, तो दो बार 180 की ना आपने। तो मीन्स इसके अंदर क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर बोलो क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मीन्स वी ऑब्टेन द सेम स्ट्रक्चर आफ्टर रोटेटिंग द मोलिक्यूल एट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के ऊपर घुमाया सेम स्ट्रक्चर, दोबारा 180 डिग्री के ऊपर घुमाया फिर स्ट्रक्चर। मीन्स कंप्लीट 360 डिग्री के एंगल पे घुमाने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है इसके सेंटर से अगर इसको 360 डिग्री के एंगल पे घुमा दें, रोटेट कर दें, तो हाउ मेनी टाइम्स वी गॉट द सेम स्ट्रक्चर? हाउ मेनी टाइम वी गॉट द सेम स्ट्रक्चर? दैट कॉल्ड देयर CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये इसकी सेंस थी, और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और भी अच्छे से देखना हो तो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 2 को। इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट इज रिजोल्यूशन। इसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने डेफिनेशन दे रखी है, अच्छे से बता रखा है रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर D और L फॉर्म दोनों प्रेजेंट है, तो क्या करें कि हम D और L को सेपरेट कर पाए। मीन्स एक कंटेनर के अंदर हमारे पास अलग से D हो जाए, दूसरे कंटेनर में अलग से L हो जाए, मीन्स सेपरेशन का काम है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन
of D and L form from that racemic mixture. आपके पास ये partial racemic mixture भी हो सकता है, complete racemic mixture भी हो सकता है. तो ये जो racemic mixture है, D और L के mixture को racemic mixture कहते हैं. Depending upon their amount, that may be the partial or the complete racemic mixture. 50-50 है, 50% D, 50% L, तो उसे आप क्या कहते हैं? complete racemic mixture. और एक फॉर्म ज्यादा अमाउंट में हो, एक कम हो, तो उसे पार्शियल रेसमिक मिक्सचर कह देते हैं. तो जो आपके पास रेसमिक मिक्सचर व्हाटएवर में देयर नेचर, तो उसके अंदर से हमें डी और एल फॉर्म को अलग करना है, रिजोल्व करना है, उनको सेपरेट आउट करना है, तो उसे रिजोल्यूशन कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम द रेसमिक मिक्सचर बाय एनी मीन, वो कोई भी वे हो, चाहे वो केमिकल वे हो, चाहे वो बायोलॉजिकल मेथड हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल मेथड हो. जो एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 4, उस वहां पे हमने बता रखा बट आर द डिफरेंट वेज फॉर द रिजोल्यूशन, तो वो आप वहां से देख सकते हैं. तो ये हमने डेफिनेशन आपको बता दी कि हम रिजोल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके बाद, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कंपनसेशन. ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 2, जहां पे हमने कुछ बेसिक टर्म को एक्सप्लेन किया है, वहीं पर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल कंपनसेशन को भी एक्सप्लेन कर रखा है. तो देखो, अब दोनों की थोड़ी सेंस आपको जरूर बता दें. मान लीजिए कोई आपके पास कंटेनर है, ध्यान देना. इस कंटेनर के अंदर आपने कोई कंपाउंड, उसकी डी फॉर्म डाल दी ये, और इसी के अंदर 50% हमने एल फॉर्म भी ले ली. तो मींस ये जो मिक्सचर है, ये आपका रेसमिक मिक्सचर है, कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर है. इसमें क्या होगा कि अगर अब आप इसके अंदर से देखो पीपीएल, देखो ये पीपीएल कौन होती है? द लाइट पार्टिकल हुज पार्टिकल ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन. देखो ये पीपीएल है यहाँ पे. अगर हम पीपीएल को पास करेंगे इस रेसमिक मिक्सचर के अंदर से, तो पीपीएल के अंदर कोई रोटेशन नहीं होगा. द पीपीएल विल रिमेन अनअफेक्टेड, वो की वो रहेगी. इट विल नीदर रोटेट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड नॉर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. वो रोटेट ही नहीं होगी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे डी और एल ले लिया, ये हमने बाहर से ऐड किया, बाहर से. तो इसने क्या किया? The one form, that is the D form, cancel out the effect of the L form towards the plane polarized light. I mean D form light को rotate कर रही है towards the right hand side, और L form rotate कर रही है towards the left hand side. तो means net resultant क्या रहा कि कोई rotation नहीं हुआ PPL के अंदर. So that is called as the external compensation. Compensation means cancellation effect. Cancellation effect. तो यहाँ पे cancellation हुआ है. क्या हुआ है? cancellation. तो कैंसिलेशन किसने किया है? डी ने एल के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया. सो द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डी फॉर्म बाय एल फॉर्म towards the plane polarized light in the racemic mixture, in the complete racemic mixture, is called as external compensation. तो वो तो एक्सटर्नल कंपनसेशन की डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल कंपनसेशन. इंटरनल कंपनसेशन के लिए हमें डायग्राम बनाना होगा. मैंने आज के लेक्चर में ही शुरू में बताया था मीजो कंपाउंड की जब डेफिनेशन हमने लिखी थी. देखो ये मीजो कंपाउंड मींस टार्टेरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखो मैंने दोबारा से आपके सामने लिख दी है यहाँ पे. इसके अंदर देखो पहली बात प्लेन ऑफ सिमेट्री है. देखो देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिससे क्या होगा? एक कायरल कार्बन एटम ऊपर है, अगर हम 1 to 2 कार्बन वाला, एक C3 वाला भी कायरल कार्बन एटम है, तो C2 कार्बन की रोटेशन क्या होगी? देखो इससे OH अटैच है, देखो ये OH, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई. COH में कार्बन है, फिर H है, तो ये लाइट को इस टाइप से रोटेट करेगा जो हमने शो कर दिया. C3 वाला PPL को कैसे रोटेट करेगा? देखो ये ऑक्सीजन है, डायरेक्टली अटैच है कायरल से, COH में कार्बन अटैच है, तो ये इस टाइप से रोटेट करेगा हायर टू लोअर प्रायोरिटी की तरफ. तो मीन सब क्या हुआ? वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स PPL. तो मीन्स अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर से, इस मॉलिक्यूल को देखो आपने कंटेनर में ले लिया, देखो इसको, और इसके अंदर से देखो हमने ये PPL पास कर दी, देखो इसी टाइप से. तो हमने क्या देखा जब PPL पास की? तो बाहर जो PPL है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो यूं की यूं आपकी देखो निकल गई, बाहर आ गई. तो मीन्स PPL के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा. मीन्स ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है. कैसा है बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्यों हुआ ये इनएक्टिव? इसने PPL को रोटेट क्यों नहीं किया? जबकि इसमें तो कायरल कार्बन एटम भी है, दो कायरल कार्बन एटम है. वो इसलिए नहीं किया बिकॉज दैट मॉलिक्यूल हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री. और जिसकी वजह से अब क्या हुआ? नाउ द वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स PPL इज कॉल्ड एज, बोलो क्या आपकी कंपनसेशन. और कैसी कंपनसेशन हुई? दैट इज द, बोलो जल्दी से बताओ कैसी है? इंटरनल कंपनसेशन. क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर ऐसा हुआ है. ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर ऐसा हुआ. सो द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, the process of cancellation of effect of one half of the molecule by the another half of the molecule towards the plane polarized light is called as internal compensation. Example here is the mesotartaric acid. ये mesotartaric acid का example, ये आप डायग्राम ड्रा कर देंगे. तो ये नेक्स्ट हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 था कि एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होती है और इंटरनल कंपनसेशन क्या होती है.
इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो चुका है, अब सेक्शन नंबर बी की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। जो सेक्शन नंबर बी है, इसके अंदर आप बड़े ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, डिफाइन रिलेटिव और द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम इन द गिवन स्टैंडर्ड कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। स्टैंडर्ड कंपाउंड हम कौन लेते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आप ध्यान रखना, जैसे ग्लिसरॉल होता है ना, ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमें लेना है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर हम ओरिएंटेशन देखेंगे OH ग्रुप की, वो किधर है, राइट या लेफ्ट, उस बेसिस के ऊपर हम दो एल्डिहाइड लेते हैं, डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, दे आर टेकन एज द स्टैंडर्ड। तो उन स्टैंडर्ड कंपाउंड के अंदर व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन of the atom or the group of atom around the central carbon atom is called as, बोलो क्या, absolute configuration, उसे absolute configuration कहते हैं। अब हुआ क्या, अब देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंपाउंड है ना, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, हम क्या करेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने ले लिया और हम उसके अंदर अब रिएक्शन करेंगे। और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जितने भी कंपाउंड लगातार बनेंगे, कोई रिएक्शन की, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ए रिएक्टेंट, ध्यान रखें, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द इनिशियल रिएक्टेंट, इसमें कोई रिएक्शन की, कोई नया कंपाउंड बन गया, वो जो कंपाउंड, उसकी कॉन्फिगरेशन डी ही है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसे ही जो आगे कंपाउंड बन गया, उसमें फर्दर एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, आप सीरीज ऑफ रिएक्शन करें, जितने भी कंपाउंड बनते चले जाएंगे, ऑल विल हैव द डी कॉन्फिगरेशन। और ये कहलाती है उनकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं, वो किसके रिलेटिव में बता रहे हैं? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में बता रहे हैं। स्टैंडर्ड कंपाउंड के रिलेटिव हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दैट इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मींस द अरेंजमेंट ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम, arrangement of the atom or the group of atom in space in a given compound with respect to the standard compound, with respect to the standard compound which is arbitrarily taken, and that is the glyceraldehyde। जो कि हम ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं, उसे कहते हैं उसकी रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। और इसको हम देख सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 7 में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 7 है, वहां पे हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है कॉन्फिगरेशन, और अदर वन होती है कन्फॉर्मेशन। अदर वन क्या होती है? कन्फॉर्मेशन। देखो, जो कन्फॉर्मेशन होती है, इसमें तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ताकि फ्री रोटेशन हो, और स्लाइट फ्री रोटेशन के बाद एक नई स्ट्रक्चर मिलेगी, और स्लाइट रोटेशन पे एक और नई स्ट्रक्चर मिलेगी, दिस ऑल कॉल्ड द कन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज आती है कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन जैसे सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, आप ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन देखते हैं, आपकी आर और एस कॉन्फिगरेशन, वो आपकी कॉन्फिगरेशन कहलाती है। किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड, उसकी जो अरेंजमेंट है, फिक्स अरेंजमेंट क्या है उसकी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम की फिक्स अरेंजमेंट क्या है इन द स्पेस, दैट कॉल्ड देयर कॉन्फिगरेशन। वो कॉन्फिगरेशन डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड। अगर एल्कीन्स में देखें तो वो आप सिस और ट्रांस की बात करते हैं, आप एंटी और सिन की बात करते हैं। अगर आप इसी चीज को देखें, फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं उन कंपाउंडों में जिनमें कायरल कार्बन एटम हो, तो वहां पे आर और एस की बात करते हैं, आर कॉन्फिगरेशन, एस कॉन्फिगरेशन। या अगर हम रिएक्शन के बेसिस के ऊपर देखें, जैसे हमने आपको बताया, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन की हम बात करते हैं, तो ये कहलाती है कॉन्फिगरेशन। और जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, फ्री रोटेशन की वजह से, हर 0.0001 डिग्री की रोटेशन भी कर दे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की, फिर हमें जो नई स्ट्रक्चर मिलती है, एंड सो पता नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलती है, दिस ऑल कॉल्ड कन्फॉर्मेशन, उन्हें आप कन्फॉर्मेशन कहते हैं। फुल डिटेल देखने के लिए आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, वहां पे हमने इन ब्रीफ वहां पे भी कॉन्फिगरेशन और कन्फॉर्मेशन के बारे में बता रखा है। व्हाट आर द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, व्हाट आर द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, हमने एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 11 में भी एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए मस्ट कंडीशन देखो क्या है। पहली बात, जैसे कन्फॉर्मेशन में हमने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फ्री रोटेशन रुक जानी चाहिए, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, रोटेशन का रुक जाना जरूरी है। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन बिटवीन द सी एंड सी एटम, इन बिटवीन द सी एंड एन एटम। जनरली हम कार्बन कार्बन की ही बात करते हैं। इसके बाद जो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, दो हो गए, देखो डबली बॉन्डेड, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम किसी भी एक को ले ले, उसके ऊपर दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए। मान लीजिए एक H है, दूसरा Cl, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। हाँ, ये H और जो Cl आपने इधर लगा दी, ये H और Cl दूसरे कार्बन के ऊपर जरूर हो सकते हैं। और दूसरे कार्बन पे जब हमने ये लगाए, तो फिर हमने देखना है इनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव पोजीशन देखनी है। जैसे पहली स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा,
कि द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो आप उसे कह देते हैं सिस आइसोमर। हियर द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड एज द ट्रांस आइसोमर। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो कंडीशन क्या थी? नेसेसरी कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन बिटवीन द टू एटम, these atoms generally be the carbon atoms, and that restricted rotation be generally caused by the carbon carbon double bond। आप कहेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है, लेकिन उसमें जो सेकंड कंडीशन देखो जो अभी हम बोलने वाले हैं वो क्या, कि ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप। जैसे एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर आपने जो दो ग्रुप लगाए H और Cl लगाए, दो ग्रुप होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप एल्काइन ले लेंगे रोटेशन तो रुक गई, लेकिन कार्बन के तो देखो 3 बॉन्ड हो चुके हैं ना, तो एक ही वैलेंसी तो खाली है। तो आप इस कार्बन के ऊपर देखो ऐसे दो ग्रुप तो आप नहीं लगा सकते, नहीं तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। मींस दो ग्रुप कैसे लगाएं, वो तो नहीं लग सकते एल्काइन में। तो दो कंडीशन फिक्स है। पहली कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, देयर मस्ट बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम और द कार्बन और नाइट्रोजन एटम। सेकंड कंडीशन, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। दैट इज applicable, that thing is applicable only in case of the बोलो किसमें, एल्कीन, नॉट इन एल्काइंस। इसलिए एल्काइन आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, एल्कीन ही शो करती हैं, लेकिन सभी एल्कीन नहीं। देखो आपके अगर हम ऐसी एल्कीन इस कंडीशन को तोड़ दे, कंडीशन नंबर 2 को, देखो मैंने ये लगा दिया, देखो इस टाइप से, देखो एक के ऊपर हमने अलग लगा दिया, लेकिन दूसरे पे देखो दोनों सेम रख लिए, तो क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलेगी? नो, क्योंकि यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके ऊपर आपने दोनों H लगा दिए, दोनों एटम सेम लगा दिए, डिफरेंट होने जरूरी है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये थी कंडीशन, बोलो किस चीज की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। सो दीज आर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये था पार्ट नंबर, बोलो क्या था आपका, बी। स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 11 को देखें, वहां पे आपको फुल डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट डिस्कस एट्रोपाइसोमेरिज्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 8 को आप देखें, वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सप्लेनेशन है, पूरा बड़ा लेक्चर है इसके ऊपर कि जो एट्रोपाइसोमेरिज्म है ये कौन कौन से कंपाउंड दिखा सकते हैं। ये आपके एलीन्स भी दिखा सकते हैं, वो कंपाउंड जिनमें देखो C डबल बॉन्ड C, देखो इस टाइप से एलीन्स कहते हैं आप इन्हें, ये भी शो कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्पाइरो कंपाउंड भी इनको शो कर सकते हैं। बाई साइक्लो, देखो दो रिंग हमने लगा दिए, देखो ऐसे बेंजीन रिंग, और इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, इनको हमने जोड़ दिया, ये भी दिखा सकते हैं विद स्पेसिफिक कंडीशन है इनकी कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पे बल्कि ग्रुप होने जरूरी है, ताकि इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाए। देखो ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, अब इनकी प्लेनिटी लॉस्ट हो जाएगी, वन रिंग का प्लेन दूसरे रिंग के साथ प्लेन में नहीं रहेगा। देखो दूसरा रिंग ऐसे हो गया, देखो ऐसे शो करने का मतलब, एक जैसी स्ट्रक्चर ना दिखाने का मतलब मींस दीज टू रिंग आर नॉट इन द सेम प्लेन। और देखो ये इन बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से हुआ। और फर्दर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बड़ा पार्ट है ये, आप इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 8 के अंदर अच्छे से देखें, और अपने सारे पॉइंट आपने पहले रजिस्टर में उतार भी रखे होंगे, तो आप फिर से सुन सकते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छे से, फुल बड़ा लेक्चर है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कि डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 13 के अंदर जितने भी आपके डिफरेंट आइसोमर हैं उनको हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि चेयर फॉर्म होती है, बोट फॉर्म है, ट्विस्ट बोट फॉर्म है, हाफ चेयर फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपकी होती थी चेयर फॉर्म, लीस्ट स्टेबल आपकी फॉर्म होती थी चेयर हाफ चेयर फॉर्म। उसके बाद सबसे स्टेबल कौन थी आपकी, चेयर फॉर्म। देखो ये चेयर फॉर्म, हम देखो इस टाइप से आपने ध्यान दिया होगा, आज भी हमने ड्रा की थी, ये चेयर फॉर्म थी। उसके बाद हम एक बोट फॉर्म ड्रा करते थे, देखो इस टाइप से, जैसे ये आपने ये ड्रा कर दी, दैट इज द बोट फॉर्म। इसके अंदर फ्लैगपोल देखो रिपल्शन हो जाती थी, इन ब्रीफ आपको बता रहे हैं, ये अनस्टेबिलिटी आ गई। इसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इसके बीच में हम ड्रा कर देते थे, देखो इस टाइप से एक और स्ट्रक्चर, देखो इस टाइप से, देखो ये दैट इज कॉल्ड एज द ट्विस्ट बोट फॉर्म। और लास्ट में अगर हम चेयर की इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देते, देखो इस टाइप से स्टेट कर दें, दैट इज कॉल्ड द हाफ चेयर, जो लीस्ट स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो बोलो कौन सी फॉर्म होती है, दैट चेयर फॉर्म। उसके बाद ये ट्विस्ट बोट फॉर्म है, ये आपकी ट्विस्ट बोट फॉर्म। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाती थी, ये बोट फॉर्म थी। और लास्ट सबसे कम स्टेबल कौन थी आपकी, दैट इज द हाफ चेयर फॉर्म। इन सभी की फुल एक्सप्लेनेशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 13 के अंदर, आप वहां पे देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, व्हाट आर सीक्वेंस रूल। आज भी हमने थोड़ा बहुत यूज किया था इसको इंटरनल कंपनसेशन को एक्सप्लेन करते वक्त, कि जो भी एक कायरल कार्बन एटम का होना जरूरी है। देखो सबसे पहले जब भी हम R और S कॉन्फिगरेशन को निकालते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 7 में हमने फुल बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि R और S कॉन्फिगरेशन कैसे निकाले। लेकिन एक बेसिक चीज बता दें कि एक कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप देखो आपके डिफरेंट होने चाहिए। मान लीजिए एक Cl लगा दें, एक Br लगा दें, एक I लगा दें, एक H लगा दें।
फिर पॉइंट आता है सीक्वेंस रूल। हमें जो ये सबसे पहले कायरल कार्बन एटम हो गया, बिकॉज ऑल द 4 एटम प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन एटम आर डिफरेंट, सो दैट कार्बन एटम इज द कायरल कार्बन एटम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ कैन वी डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ दीज 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द रूल दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस रूल। उसे सीक्वेंस रूल कहते हैं। हमने सिंपल से यहाँ पे ग्रुप लगा दिए कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी 1, फिर ब्रोमीन की प्रायोरिटी 2, फिर क्लोरीन की, फिर इसकी प्रायोरिटी नंबर 4 हो गई। उसके बाद आता है हाउ कैन यू असाइन द आर और एस कॉन्बिनेशन। उसके लिए हमने बेसिक चीज आपको बताई थी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इधर होना चाहिए, बोलो आपके राइट या लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जनरली हम राइट साइड में ही लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करें, आप ध्यान से देखें एक चीज, देखो मैं बता रहा हूं, आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप राइट में हो जाए लेफ्ट में हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम इस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देखो आंसर आपका क्या आ गया, देखो कैसे चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उससे कहते हैं आर कॉन्फिगरेशन। देखो इसका आ गया ना, आर कॉन्फिगरेशन इज द आंसर। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको अब मैं रोटेशन कर दूं 90 डिग्री की, ध्यान देना देखो इस स्टेप से, और देखो मैं राइट साइड में लाना चाहता हूं, जो बेसिकली मैंने आपको हमेशा समझाया। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो देखो ये नंबर 4 नीचे ही रखा, 1 की जगह 3 आ जाए, 3 की जगह 1, 1 इधर 3 इधर, लेकिन ये तो एक 90 डिग्री की रोटेशन हुई। 190 डिग्री की रोटेशन से कॉन्फिगरेशन में चेंज आ जाता है, हमने आपको पीछे सिखाया था। तो यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 2 रहा, तो अब 1 अपनी जगह आ गया राइट हैंड साइड में। अब 2 और 3 के बीच में देखो इंटरचेंज करें दोबारा से, देखो 90 डिग्री की हमने रोटेशन की, और उसके बाद हमें क्या मिला, देखो 4 अपनी जगह आ गया, 1 अपनी जगह है, 4 की 3 की जगह 2, 2 की जगह देखो 3 आ गया। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें, देखो 4 को, अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बोलो अब फिर से क्या चला, उसी टाइप से देखें क्लॉकवाइज मींस कॉन्फिगरेशन इज आर। तो ये हमने आपके सामने ये भी प्रूव कर दिया कि देखो लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो जैसे एच था वो तो बॉटम के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है दैट में इधर भी प्रेजेंट होता, राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, वो किसी भी एक साइड में हो। लेफ्ट हैंड साइड में था, इनिशियल जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा की थी उसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि मैं हर बार आपको ये समझाता था अपने जितने लेक्चर में कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ध्यान रखे राइट हैंड साइड में लेके आए, तो मैंने ले जाके दिखा दिया उसको। जब मैंने फर्स्ट 90 डिग्री की रोटेशन की तो वो अपने आप ही आ चुका था राइट हैंड साइड में, लेकिन बेसिक रूल हमने क्या बताया था, हमेशा ही जब भी आप रोटेशन करें तो 290 डिग्री की रोटेशन जरूर करनी है, क्योंकि 90 डिग्री की रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, और 290 डिग्री की करेंगे तो टोटल चेंज कितना आ गया 180 का, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, आपका राइट आंसर आएगा। पहली चीज। एक चीज और, जो ये फिशर प्रोजेक्शन हम ड्रा करते हैं इसके अंदर आप ध्यान दें जैसे स्ट्रक्चर नंबर जो 1 थी आपकी, उसमें आप देखें, आपको ये महसूस हो रहा होगा ना इसके अंदर कि देखो जो Cl है, देखो ध्यान से देखें शुरू में जो Cl है, देखो मैं एक बार इसको हटा दूं, ये तो हमने बता ही दिया कि जो Cl और Br के बीच तो एंगल आपको अच्छे से दिख रहा है कि, और Bri के बीच भी दिख रहा है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। लेकिन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि Br और H के बीच तो 180 का दिख रहा है, लेकिन ये 90 का ही है। ये रूल है, ये आपकी एजम्पशन है कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, ध्यान रखें फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो हम ये फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं इसके अंदर द एंगल इन बिटवीन एनी टू ग्रुप, वो कोई भी दो हो, Bri हो, ICl हो, आपके Br और H हो, कायरल कार्बन एटम के ऊपर जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं उन 4 ग्रुपों के बीच में, किन्हीं भी 2 ग्रुप के बीच में आप एंगल देखेंगे वो 90 डिग्री का ही होगा। BrCl के बीच 90 का दिख रहा है, लेकिन BrH के बीच वो भी 90 का है, ClI के बीच जो दिख नहीं रहा लेकिन वो भी 90 का है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे जो आपको समझा रखे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट नंबर 7 के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। इन ब्रीफ आपको लिखना क्या है एग्जाम में वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि सीक्वेंस रूल क्या होते हैं, आर और एस कॉन्जुगेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस एग्जांपल के द्वारा मैंने वो आपको बता दिया। तो एग्जाम में भी सबसे पहले सीक्वेंस रूल को डिफाइन करेंगे, उसके बेसिक पॉइंट लिखेंगे कि आप किस टाइप से प्रायोरिटी को चेक करते हैं, उसके बाद आर और एस को कैसे डिटरमाइन करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर बी, सेक्शन नंबर बी आपका कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। इसको अगर एक्सप्लेन करना हो, इसको क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट को, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 8 है, उसमें आप देख सकते हैं वहां पे हमने जितने भी आपके कंपाउंड हैं, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बन, हर एक के अलग अलग लेक्चर बना रखे हैं। तो अगर आपको देखना है कि डिस्क्राइब द जनरेशन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, तो पार्ट नंबर 8 देखें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का। नेक्स्ट ले लेते हैं व्हाट आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, गिव एग्जांपल। तो ये स्मॉल क्वेश्चन है, देखो ये वैसे मिलेंगे कहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 2 के अंदर हमने इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन किया, न्यूक्लियोफाइल को, उनकी टाइप्स देखी, लेकिन सिर्फ क्योंकि हमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को देखना है तो ये कौन,
ये आपके ल्यूइस एसिड भी कहलाते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मींस दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? द स्पीसी which can take the electron pair due to the presence of vacant orbital on the central atom। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए AlCl3 हम लिख दें, देखो ऐसे Al के ऊपर देखो 3 Cl मैंने लगा दिए, और जो एल्यूमिनियम होता है उसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। देखो ये Cl, ये एक और Cl, और एल्यूमिनियम के पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल। सो AlCl3 इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल के बेसिस पे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपने चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो इट कैन इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे आपने पढ़ा भी है ना रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन करते थे FC एल्काइलेशन, तो उसमें AlCl3 Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले जाता था। आप AlCl3 को वहां पे हेलोजन कैरियर भी कहते थे कि इट एक्ट एज द हेलोजन कैरियर बिकॉज इट अब्स्ट्रैक्ट द Cl फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। इट अब्स्ट्रैक्ट द Cl एज Cl नेगेटिव एंड विद द, बोलो क्या, विद इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये हेलोजन कैरियर भी कहलाता था। ये ल्यूइस एसिड है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो द स्पीसी विच हैव द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर due to the presence of vacant orbital on the central atom are called as the neutral electrophile। Example जैसे हो गया AlCl3, जैसे हमने लिखा, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। और आपने रिमर-टिमर रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें देखो जो कार्बिन होती है, डाइक्लोरोकार्बिन आपका बनता है। यहाँ पे एक कार्बन का एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, तो ये डाइवेलेंट स्पीसी होती है। एक ऑर्बिटल इसका ऐसा है जो वैकेंट है। तो मीन्स कार्बन के चारों तरफ देखें, कार्बन के पास सिर्फ 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो एक बॉन्ड में, देखो एक बॉन्ड में देखें, ये देखें कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, न्यूट्रल है ये। तो मीन्स ये अपने 4 बॉन्ड दोबारा से बनाना चाहता है, ये अपने आप को टेट्रावैलेंट करवाना चाहता है। तो ये एक बॉन्ड और बनाएगा अपने साथ। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? जैसे भी बनाए, लेकिन ये कहलाए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन है, जितनी भी कार्बिन हो, वो मोनोक्लोरो हो, डाइक्लोरो है, सिंपल कार्बिन होता, CH2 होता, तो वो भी आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो द स्पीसी विच हैव द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर due to the presence of the vacant orbital on the central atom are called as the neutral electrophile। जैसे आपके CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन में कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास वैकेंट आपके ऑर्बिटल है। जितने भी ग्रुप 13 हैलाइड हम आपको बता दें, ग्रुप 13 हैलाइड्स, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ग्रुप 13 हैलाइड, सारे के सारे ग्रुप 13 हैलाइड आपके, जैसे बोरोन है तो BF3, BCl3, BBr3, Bi3, एल्यूमिनियम का है तो AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, all are the Lewis acid, all are the neutral electrophile। जितने डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर देते हैं, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। तो आप डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बिन्स। कार्बिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करें। जैसे आज ही हमने लेक्चर में आपको बताया था ना कि जो नाइट्रीन होती है वो 2 टाइप की होती है, सिमिलरली जो कार्बिन है वो भी तो 2 टाइप की होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्ट नंबर 9 में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखी है अबाउट द कार्बिन। कार्बिन क्या होते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी क्या टाइप है, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो कार्बिन देखो 2 टाइप की होती है। कार्बिन ऐसी जिसमें देखो कार्बन के पास हम क्या दिखाएंगे, बड़े ध्यान से आप देखते चले जाना। देखो ये 2 बॉन्ड हमने दिखा दिए, और एक हमने क्या दिखाया कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, देखो इस टाइप से। दूसरा कार्बिन हम ऐसी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, देखो कार्बन, देखो ये 2 बॉन्ड हमने दिखा दिए, देखो इस टाइप से। एक इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे जो ये पहले वाली कार्बिन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, जो नेट स्पिन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, बोलो 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालते हैं 2s+1 के बेसिस के ऊपर, तो 1 आंसर आएगा, इसकी वैल्यू 0 पुट करने से। सो दिस कॉल्ड एज द सिंगलेट कार्बिन। तो आप इसे क्या कहते हैं, दैट इज द सिंगलेट कार्बिन। ये सिंगलेट कार्बिन आपकी। सिमिलरली सेकंड केस में देखें तो स्पिन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है, क्योंकि +½ प्लस में +½ इजिकल टू, बोलो क्या आ जाएगा, 1। तो इस फार्मूले में अगर आप पुट करें जो 2s+1 का जो फार्मूला है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। सो दैट इज द ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये ट्रिपलेट कार्बिन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़े ध्यान से, तो जो ट्रिपलेट कार्बिन है, इनके अंदर द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेपरेट ऑर्बिटल, सो देयर अकर द मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। व्हाइल इन केस ऑफ द सिंगलेट कार्बिन द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, so there occurs the more electron repulsion। तो where the more electron repulsion is present, singlet carbene में, so it is less stable। हैं तो दोनों ही अनस्टेबल, हैं तो दोनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट,
रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होती है वो अनस्टेबल स्पीसी होती है, दोनों अनस्टेबल है, लेकिन आउट ऑफ दीज टू अनस्टेबल स्पीसी विच इज स्लाइटली मोर स्टेबल, वो आपकी ट्रिपलेट कार्बिन है। तो इन द ट्रिपलेट कार्बिन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेपरेट ऑर्बिटल, while in case of the singlet carbene the two electrons are present in the same orbital, and thus there occur the more electron repulsion in singlet carbene than in triplet carbene. So the triplet carbene are more stable than the singlet carbene. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी हमने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, हाउ द एराइन्स आर जनरेटेड। एराइन्स के बारे में आपको देखना हो तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट नंबर जो 11 है उसमें देखें, जिसे आप बेंजाइन भी कहते हैं, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वहां पे। तो जो आपकी एराइन्स हैं, देखो हम आपको बताएं, देखो कुछ इस टाइप से हमने एक्सप्लेनेशन दी थी। एक आपकी चीची बेबिन रिएक्शन थी जिसमें देखो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है देखो Cl, ये हमने बेंजीन ले लिया, इसमें ऑर्थो पोजीशन आपकी खाली रहनी चाहिए। हमने बाहर से डाला था देखो इस टाइप से बेस, देखो NaNH2 देखो हमने लिया था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NH2 के ऊपर देखो इस टाइप से नेगेटिव। इसने अपने इलेक्ट्रॉन देखो इस H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आ गए थे कार्बन के ऊपर, एक कार्बन आयन देखो जनरेट हुआ था, बेंजाइन मैकेनिज्म आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो गया था, डबल बॉन्ड SH है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। पहली स्टेप जो थी वो भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन थी, बोलो कैसी थी, दैट इज द एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन हुआ था वहां पे, एलिमिनेशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी देखो Cl नेगेटिव देखो लॉस हुआ है, दैट इज आल्सो ए एलिमिनेशन स्टेप। तो एलिमिनेशन एडिशन में मैकेनिज्म के दौरान आपने देखा था जिसे आप बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते थे, और इसके अंदर आपने देखा कि किस टाइप से, अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, दैट इज द अनस्टेबल स्पीसी, रिएक्टिव स्पीसी, दैट कॉल्ड बेंजाइन, आप इसे बेंजाइन कहते हैं। देखो ये बेंजाइन आपकी जनरेट इस टाइप से हो जाती है। तो ये चीची बेबिन रिएक्शन के दौरान, मैकेनिज्म के दौरान आप इस टाइप से बेंजाइन को जनरेट करते हुए देखते हैं। और फुल एक्सप्लेनेशन आपको देखनी हो तो आप मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट नंबर 11 में जाएं, वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इस चीज की। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ के, डिस्क्राइब द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये है क्या, क्रोमेटोग्राफी आखिर टेक्निक क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर उनको सेपरेट करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। कैसे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ टू फेज, वन इज द stationary phase, other one is the mobile phase, इनकी presence के अंदर। So the process of separation, the process of separation of component of the mixture, the process of separation of the component of the mixture by using the two phase, one is the stationary phase, other one is the mobile phase, is called as the chromatography। वो आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, वो आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, वो आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, वो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है। तो फुल एक्सप्लेनेशन अलग से लेक्चर आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, क्रोमेटोग्राफी पार्ट नंबर 3 को आप वहां पे देखेंगे, कंप्लीट लेक्चर है आपका हाफ एन आवर का, तो आप वहां पे अच्छे से देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर सी, explain the method for the determination of the reaction mechanism by product analysis। देखो मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म के काफी मेथड है इनके। जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन चल रही है, अपने लैब में गए, अपने रिएक्टेंट लिए, रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद आपके प्रोडक्ट बन गए, आपने प्रोडक्ट 1 बना 2 बना जितने भी बने अपने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से डिटरमाइन कर लिया, उनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर ली, IR NMR के बेसिस के ऊपर उनकी स्ट्रक्चर आपने लिख ली, रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर आपके पास, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर आपके पास। अब बीच का नहीं पता हुआ क्या था, नहीं पता रिएक्शन चली कैसे थी, नहीं पता रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कि व्हाट आर द स्टेप्स थ्रू व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द स्टेप थ्रू व्हिच द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसका नहीं पता। अब वही मैकेनिज्म हमें पेपर के ऊपर लिखना है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट जो बन गए उनका पता लगाने के बाद ही पेपर के ऊपर हम लिखते हैं उसका मैकेनिज्म, डिफरेंट प्रोबेबल मैकेनिज्म हम लिखेंगे, लेकिन वो मैकेनिज्म कहलाएगा करेक्ट जो उन प्रोडक्टों के बनने को क्या कर दे, एक्सप्लेन। साथ ही साथ अकेला प्रोडक्ट एनालिसिस ही काफी नहीं होता, और भी है डिफरेंट मेथड टू डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सिर्फ प्रोडक्ट एनालिसिस को। तो उसके लिए आप मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट नंबर 17 का अलग सेपरेट लेक्चर है कंप्लीट प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर, आप उसको आराम से देखें और अच्छे से डिफरेंट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन हमने कर रखा है, हाफ एन आवर का लेक्चर है वो, तो आप वहां से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर डी के ऊपर, जो लास्ट सेक्शन है इसका, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ए का 1 पार्ट, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट, ऐसा क्यों। देखो एल्केन के पार्ट 1 में भी हमने बता रखा है, इसके पास कोई रिएक्टिव साइट ही नहीं। देखो किसी भी एल्केन को लिख लें, फॉर एग्जांपल देखो हमने ये मीथेन लिख दिया, देखो ऐसे मीथेन अबोधी प्लेन है, ये H जो एक बॉन्ड प्रेजेंट था, देखो दोबारा से लिखते हैं,
मींस वन बॉन्ड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, देखो अदर इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। देखो हमने सिंपलेस्ट एल्केन लिखा। मीथेन, इसके अंदर क्या आपको कोई रिएक्टिव साइट दिख रही? रिएक्टिव साइट मींस द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉन्ड, द प्रेजेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एनी डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ एनी पाई बॉन्ड, वो कुछ भी नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट। Alkanes have no reactive site. Alkanes have no reactive site means they have no polar bond, they have no functional group, they have no pi bond, so they are the least reactive species among towards most of the chemical reagent. इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ए का पार्ट नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग ऑफ द चेन। देखो ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके पास एक, ध्यान देना, हमने 5 कार्बन का देखो कंपाउंड लिख दिया, देखो इस टाइप से, ये एन पेंटेन है। एन पेंटेन के साथ देखो दूसरा मैं एन पेंटेन देखो यहाँ पे ड्रा कर देता हूं। हमने क्या किया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है देखो एन पेंटेन का, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पे होगी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स बॉन्ड। अगर इसकी आइसोमेरिक फॉर्म बना दें जिसमें हम ब्रांचिंग इंक्रीज कर दें, डायरेक्ट बना देते हैं एक और सीधा एन पेंटेन, देखो कार्बन ये स्टेप से, और चारों तरफ हमने देखो क्या लगा दिया यहाँ पे, देखो CH3, देखो CH3, ये नियोपेंटेन है। ऐसे ही नियोपेंटेन का एक मॉलिक्यूल और लिख देता हूं मैं इसी के सामने, देखो ऐसे। तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इन दो मॉलिक्यूलों का आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने का, वो देखें वो कितना एरिया है। वो तो सिर्फ देखो यही एरिया है ना, यहीं से तो कांटेक्ट में आएगा। तो मींस यहाँ पे बनेंगे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। मींस विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग among the isomeric alkanes, with the increase in branching means on moving from n-pentane, तो जैसे ही हम n-pentane से नियोपेंटेन की तरफ प्रोसीड करते हैं, देखो ये नियोपेंटेन है, यहाँ पे बोलो कौन है, दैट इज अ नियोपेंटेन। तो as we proceed from n-pentane to neopentane means as we increase the branching the surface area decreases, और जो मैग्नीट्यूड है वैन डर वाल्स बॉन्ड का वो तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सो with the increase in branching the surface area decreases, so the magnitude of weak van der Waals force of attraction also decreases। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है इन दो मॉलिक्यूलों को अलग कर देना, सेपरेट अपाउट कर देना। तो यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए बोलो क्या होगा, लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और यहाँ पे मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका होगा यहाँ पे बोलो क्या, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और जो नीचे वाला है जिसमें लेस हीट देनी पड़ी, उसका बोलो क्या होगा, दैट इज द लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरफ, डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन है हमारी, एक तो हमारी वुड्स रिएक्शन है और सेकंड है हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन। हम ये और बता दें, जो ये बी क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट नंबर 2 था, इसकी जो एक्सप्लेनेशन हमने अभी दी वो आप एल्केन के पार्ट नंबर 3 के अंदर भी फुल एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से वहां पे हमने लिख भी रखा है। तो आपको मैंने वैसे बोल दिया है सारा, आप लिख सकते हैं सारी बातें जो मैंने अभी आपको बोली, लेकिन साथ ही साथ आप ये फुल एक्सप्लेनेशन रिटन फॉर्म के अंदर एल्केन पार्ट नंबर 3 के अंदर देख सकते हैं। वहां पे जाके अपने इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ऐसे मैंने और क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बता दिया है पहले से ही। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर बी की तरफ, डिस्क्राइब द वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एल्केन का पार्ट नंबर देखो 5 है दोनों के लिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का पार्ट है ये आपका। देखो इसमें आपने क्या किया, देखो एल्काइल हैलाइड आप लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, देखो इस स्टेप से, और इनकी आप रिएक्शन कर देते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आप हीट कर देंगे। उसके बाद हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है, Na एक Cl को ले गया, Na दूसरे Cl को भी देखो इस टाइप से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे कोई भी R हो सकता था। जो हमने CH3 लिखा है जरूरी नहीं CH3 हो, ये C2H5 भी हो सकता था। तो इस टाइप से हमें सिमेट्रिकल एल्केन ऑब्टेन होते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, बोलो क्या, दैट इज योर वुड्स रिएक्शन। बोलो ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी, वुड्स रिएक्शन। और इसके दौरान जो हमें एल्केन मिलते हैं वो कैसे एल्केन हमें मिलते हैं, द सिमेट्रिकल एल्केन। नेक्स्ट हम लेते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन के लिए हमारे पास होना चाहिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल
अगर हमने ये ले लिया, देखो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, देखो ये सॉल्ट, और अगर हम इसमें करंट पास कर दें, कोल्ब साइंटिस्ट ने ये किया था, सो इट कॉल्ड एज द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या, आपकी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 मोल यूज होते हैं इसके भी, देखो इसी टाइप से इन ब्रीफ बता रहे हैं, फिर इसका मैकेनिज्म भी होता है बड़ा सिंपल सा। देखो कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और कार्बन के बीच में इस टाइप से होमोलिटिक फिशन हम एक्सप्लेन करते हैं हुआ, और CH3 एक एक देखो इलेक्ट्रॉन लेके अपना और आपस में नया बॉन्ड बना लेते हैं, और इस टाइप से बोलो क्या मिल गया हमें, इथेन। बोलो क्या मिल गया यहाँ पे, इथेन। जब हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड लिया तो हमें इथेन मिला, यहाँ पे बोलो क्या मिला, इथेन। तो ये थी कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन थी, कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन थी हमारी। आखिर ये रिएक्शन देखो चली कैसे थी, देखो इन ब्रीफ हम थोड़ा सा और बता दें, एग्जाम में जब हमें इसके बारे में लिखना पड़ जाता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बारे में, तो देखो आपने क्या किया, थोड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास देखो एक कंटेनर था, ये इसके अंदर आपने देखो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास, ध्यान से देखे इलेक्ट्रोड्स हैं, बाहर आपने बैटरी ऐड कर दी, देखो ऐसे करंट पास कर दिया आपने, इसके अंदर आपने ले रखा है देखो CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, देखो हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये एंड आपका बोलो कैसा एंड है, बोलो ये बड़ी जो लाइन है ये पॉजिटिव, छोटी लाइन देखो नेगेटिव, और यहाँ पे हमेशा ये कन्वेंशन है, इधर हमेशा एनोड होता है, ये हमेशा बोलो क्या होता है, कैथोड। एनोड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और एनोड का पहला लेटर A वोवल है तो इसके ऊपर O वोवल ऑक्सीडेशन ही चलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैथोड के ऊपर हमेशा क्या चलती है, फिर रिडक्शन ही चलेगी, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होगा, बोलो इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, देखो पॉजिटिव एंड है वहां पे तो CH3CO नेगेटिव इधर माइग्रेट कर जाएगी, हमें इसी से मतलब है, दूसरा पार्ट हम स्टडी ही नहीं करेंगे। देखो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि CH3C डबल बॉन्ड O, और O नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके लोन पेयर एज सच इसके पास है ही। तो पहली स्टेप के अंदर जब ये CH3CO नेगेटिव मींस एसीटेट आयन व्हेन इट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड, और वहां पे क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने देखो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से लॉस किया एक O नेगेटिव के ऊपर जो है, और इस टाइप से देखो ये स्पीसी बन गई CH3C डबल बॉन्ड O, और O के पास ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन, देखो लॉन पेयर को देखो इस टाइप से दिखाना चाहो तो आप दिखा भी सकते हो, ये न्यूट्रल स्पीसी आपकी बन गई। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा कि देखो कार्बोनिल ग्रुप और CH3 के बीच के देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गया, हाफ एरो से दिखाया, ये हाफ एरो से इधर, क्योंकि अनस्टेबल स्पीसी बन गई थी, बोलो क्या निकल गया, ये CO2 लॉस हो गया, और बोलो यहाँ पे क्या बन गया, ये CH3 फ्री रेडिकल देखो बन गया। अब ऐसे ऐसे CH3 फ्री रेडिकल तो देखो और भी बनेंगे, और भी बनेंगे, और वो आपस में मिल जाएंगे, और मिल के बोलो क्या मिला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस टाइप से इथेन हमें मिल गया। तो ये इसका मैकेनिज्म कहलाता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का। आप एग्जाम में भी अच्छे से इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे, आराम से अच्छे से डायग्राम बनाना है आपको, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके दौरान अगर आप इसका सोल्ट ले लें, देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमने ले लिया तो भी CH3COO नेगेटिव ही माइग्रेट होगा, और वाटर ले लिया एक्वस सॉल्यूशन तो H पॉजिटिव देखो इधर लॉस होगा, देखो सॉरी अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो कैथोड की तरफ जाके देखो देखो H पॉजिटिव जो है इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस द H, दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस। इन द सेकेंडरी प्रोसेस दैट H अगेन combine with the another H atom produced in the similar way to give the बोलो क्या हाइड्रोजन गैस। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन पूछा जाता है, बताएं नेम द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड विच इज ऑब्टेन्ड एट द विच इज जनरेटेड एट द एनोड, एनोड पे कौन जनरेट हुआ, देखो ये आपके पास इथेन गैस जनरेट हुई है। नेम द प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड विच इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, कैथोड पे कौन बना, हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस हो गई। अब आपसे ये पूछा जाता है सॉल्यूशन में कौन पड़ा रह गया, सॉल्यूशन में रह गया देखो Na पॉजिटिव एन एस सच है, देखो ये OH नेगेटिव एन एस सच है, मींस NaOH भी बन गया। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या बना, कौन सा प्रोडक्ट बना सॉल्यूशन में, ये घुमा के पूछ रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन है, जो बीकर था उसमें Na पॉजिटिव एन एस सच है, OH नेगेटिव एन एस सच है, दोनों मिले तो क्या बन गया NaOH, जिसे डाउन्स प्रोसेस भी कहते थे, ध्यान रखना DOWN, डाउन्स प्रोसेस एस ब्लॉक वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती है। तो इस टाइप से NaOH की सिंथेसिस भी कहलाती है। तो देखो इसकी मल्टीपल एडवांटेज आपने देखी, कोल्ब्स रिएक्शन थी, ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन थी, इसका मैकेनिज्म बताया डिफरेंट टाइप से। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या पता किसी और एग्जाम में जो मैंने बातें अभी आपको बताई इनमें से कोई और बात भी आपसे पूछ ले। फिर भी फर्दर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है, वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, और भी है डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन, वो वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन भी है वहां पे, कोल्ब्स रिएक्शन भी है, मैकेनिज्म भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। एल्केन पार्ट नंबर 5 को आप देखें।
इसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच गए हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, व्हाट इज द एंगल ऑफ स्ट्रेन। एंगल ऑफ स्ट्रेन किसे कहते हैं? देखो आप ये जानते हैं भली भांति अच्छे से कि जो सबसे स्टेबल एंगल होता है बोलो वो कौन सा होता है? दैट स्टेबलेस्ट एंगल इज द टेट्राहेड्रल एंगल। सबसे स्टेबल एंगल होता है। अगर कोई भी डेविएशन हो जाए, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल in any of the molecule is called the angle of strain, कि उस मोलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन आ गई है, तनाव आ गया है, अनस्टेबल हो गया है वो मोलिक्यूल, क्योंकि अब उसके अंदर टेट्राहेड्रल एंगल नहीं रहा है, दैट कॉल्ड एज द एंगल ऑफ स्ट्रेन। उसे आप एंगल ऑफ स्ट्रेन कहते हैं। सो द डेविएशन, तो डेविएशन ऑफ द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल इन एनी ऑफ द मोलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो जितने भी आपके कार्बन के कंपाउंड है, ध्यान रखिए, जितने भी कार्बन के कंपाउंड, उन कार्बन कंपाउंड के अंदर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ना होके उसके अंदर डेविएशन आ जाना, उस एंगल ऑफ स्ट्रेन कहते हैं। उसको बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। उसने ये कहा था कि मोर द डेविएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल, मोर विल द आपकी अनस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। और एंगल ऑफ स्ट्रेन को फिर कैसे यानी डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में भी बताया था कि एंगल ऑफ स्ट्रेन जो होती है 1/2 कर दें, और आपके जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट या 109 डिग्री और 109.5 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस में इसमें एंगल इन द कंपाउंड, जो इंटरनल एंगल है, एंगल इन द गिवन कंपाउंड, एंगल इन द गिवन कंपाउंड आप माइनस कर देते हैं, 1/2 लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ स्ट्रेन। इसके सारे एग्जांपल हमने ले रखे हैं। सभी के एंगल ऑफ स्ट्रेन भी कैसे निकालते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी वहां पे हमने निकाल के दिखा रखा है। तो कंप्लीट टॉपिक आप वहां से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप कहां से देखेंगे? वो आप देखेंगे साइक्लोएल्केन पार्ट नंबर 3 के अंदर। सिमिलरली आपकी दो ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आपकी डिस्क्राइब द प्रोसेस, यानी थॉर्पे जिगलर रिएक्शन एंड द डेमिजेनोव रीअरेंजमेंट। इनके लिए आप साइक्लोएल्केन पार्ट नंबर 2 के अंदर जाएं और वहां पे विद मैकेनिज्म अच्छे से एरो के साथ, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट लेक्चर है पूरा आपकी, तो वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। नहीं तो अब हमारा लेक्चर देखो बड़ा हो जाएगा अगर हम हर चीज की फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दें। लेकिन ब्रीफनेस हमने हर क्वेश्चन की आपकी बता दी है। थोड़ा कोई ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन था, उसी के लिए हमने आपको पार्ट बताए, लेकिन जो हमने एक्सप्लेन भी किए उनका भी हमने आपको बता दिया है, ताकि आपको पजल ना होना पड़े कि आप इनको ढूंढेंगे कहाँ पे। वैसे मैंने आप सभी को एक PDF भेज रखी है पहले ही। जैसे आपकी बुक के अंदर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स का जो फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे सीरियल नंबर, आगे टॉपिक का नाम होता है, उस चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है, फिर वो जो टॉपिक है उसका मैंने लिंक दे दिया है आपको। उस लिंक कितने टाइम की वो आपका वीडियो लेक्चर, वो मैंने आगे लिख दिया है, ताकि आप अपना समय निकाल के उसको देख पाए। और वो PDF आपको भेजिए। जैसे आप PDF में टॉपिक को देखें, टॉपिक के आगे जो लिंक है उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही साथ आपका वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन्स जितने भी अभी तक लगभग हमारे 300 लेक्चर हो चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट, यानी पहुंचने वाले हैं 290 से ऊपर हमारे लेक्चर हो चुके हैं। तो उनके अंदर आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि आप किसी भी लिंक के ऊपर जाएं, क्लिक करें, वो लेक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे साथ के साथ बताया, जैसे एल्केन पार्ट 1, एल्केन पार्ट 2, साइक्लो एल्केन पार्ट 1, 2 जो हम कह रहे हैं, ताकि आपको पहले से पता हो कि कौन सा लेक्चर कहाँ है। वो मैंने यहाँ पे बता दिया, PDF के अंदर भी लिख रखा है हमने, इन टॉपिक के नाम लिख रखे, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, फर्स्ट सेमेस्टर का था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, पिछले साल का भी ये पेपर था, जो कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ था। अदरवाइज दिसंबर में ही, आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। लास्ट टाइम थोड़ा लेट हो गया था, मार्च के अंदर हुआ था। तो ये वो क्वेश्चन पेपर था। तो ये हमने कंप्लीट आपको बताया, सोल्व करके जहां तक पॉसिबल था। तो आपने अच्छे से इसको सुना होगा। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।